गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। समास क्या होता है, समास की पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। और ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं जो 2-3 नंबर के या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो आप बड़े आसानी से ट्रिक के माध्यम से इसको हल कर सकते हैं। इसमें आपके 1 नंबर कटना कटने की संभावना है। चलिए, समास क्या होता है। समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द को ही समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। तो समास के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि समास संक्षिप्तीकरण को कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के संबंध बताने वाले शब्दों को ही समास कहते हैं। और समास के 6 भेद होते हैं। इस तरह से समास के बारे में हम लोगों ने जो भी जानकारी प्राप्त की है, देखिए इस बहुत आसान है। तो सबसे जरूरी है संक्षिप्तीकरण जान लीजिए आप। उसके बाद से शब्दों का परस्पर मेल होता है, ये ध्यान रहे। संधि में वर्णों का होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। संधि में शब्दों का होता है, संधि में वर्णों का होता है और इस समास में शब्दों का परस्पर मेल होता है। और समास जो होते हैं वो 6 भेद होते हैं। समास कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ बता रहा है संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ दिया है शब्दों के परस्पर मेल बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है। अब इस तरह से समास के 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद का बारे में हम पढ़ेंगे। समास के 6 भेद हैं: द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास। फिर से पढ़ेंगे। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी समास और बहुव्रीहि समास। ये हमारे 6 समास होते हैं। अब इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे, लेकिन इसके बारे में जानने से पहले आपको जानना है कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप बहुत ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। क्या है समास में? पूर्व पद को उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, जिसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान होता है, इसी को द्वंद्व समास कहते हैं। इसका इसमें क्या होता है? जो भी शब्द होते हैं उनके बीच में योजक चिन्ह होता है। यहाँ योजक चिन्ह होता है और देखिए यहाँ दिया है कि बीच में ऐसे योजक चिन्ह, 2 शब्दों के बीच में ऐसे योजक चिन्ह दिया रहता है। ठीक है। सबसे पहली परेशानी तो यह थी कि द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है, यानी इसके बीच में जो भी चीजें होती हैं जैसे और, अथवा, एवं या इन सब चीजों का लोप होता है और उनकी जगह पे ये योजक चिन्ह लगा दिया है। ये जो योजक चिन्ह है ये योजक चिन्ह लगा दिया है। अधिकतम मतलब यही मिलता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 99% हम कह सकते हैं ये योजक चिन्ह मिलता है। वो जहां ये से योजक चिन्ह होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और इसमें और का या अथवा का लोप होता है, यानी इन्हीं के जगह पर ये और अथवा या की जगह पर भी रहता है। जैसे देखिए माता पिता, माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। ठीक है। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। फिर उसके बाद से देखिए भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य और सुख दुख, सुख और दुख। ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये 1% में कहाँ होता है ये भी हम बताएंगे कि 1% में क्या होता है। 1% में आपका अगर कैसे होता है, 1% कहाँ कम होता है, कहाँ द्वंद्व समास नहीं होता है, ये भी बताया जाएगा ताकि आपको 100% हो जाए। ठीक है। तो ये चीजें हम आगे बताएंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि जिन चीजों के में योजक चिन्ह होता है, यानी ऐसे डैश होता है, ऐसे डैश होता है, उसके जगह पर ये और के जगह पर योजक चिन्ह लगा दिया है। ये योजक चिन्ह है, देखिए ये योजक चिन्ह है, इसको कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये आपका होता है द्वंद्व समास।
इस द्वंद्व समास के बारे में आपको मैंने जाना। इसके बाद से आगे जो है द्विगु समास। जिस समास में पूर्वपद संख्यावाची हो द्विगु समास कहलाता है। ये बहुत आसान होता है। इसका पहला पद संख्यावाची होता है यानी नंबरिंग होती है। इसमें क्या होता है? नंबरिंग होती है। 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबरिंग होती है। तो इस समास में पूर्वपद संख्यावाचक हो और द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, तो अब हम ऐसे समझ सकते हैं कि इन आप इसको देखकर एग्जांपल को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसमें 1 2 3 9 7 ऐसे लगे हुए हैं। ठीक क्या है कि समास में संख्या की प्रधानता होती है। इसमें संख्या जरूर होता है। जैसे 9 हो गया, यहाँ देखिए नवरत्नों का समूह, सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह 7 हो गया, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह 3 हो गया, सप्तमंजिल 7 मंजिलों का समूह इसमें 7 हो गया। तो है आसान, बहुत आसान है। इसको पढ़ने के लिए बहुत आसान है कि आप इसको वैसे समझिए जिसमें संख्या होता है उसी को क्या कहते हैं? संख्यावाची। अब आइए कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्वपद विशेषण और उत्तरपद विशेष हो कर्मधारय समास कहलाता है। मुझे लगता है कि डेफिनेशन से आप बहुत ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, ऐसे परिभाषा देने से आप नहीं समझ पाएंगे। जिस समास में पूर्वपद विशेषण हो और उत्तरपद विशेष हो वो कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक दूसरे की विशेषता बताई जाती है। इससे बाद दूसरा जो पद होता है वो पहले पद की विशेषता बताता है। ठीक है, इसका ठीक क्या है? विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषता बताने वाले यानी उसके गुण और दोष को बताने वाले को ही क्या कहते हैं? हम कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में पूर्वपद विशेषण और उत्तरपद विशेष हो कर्मधारय समास होता है। ठीक है, वो कर्मधारय समास होता है या कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषता क्या है? बताने वाले पद विशेषता बताने वाले कर्मधारय समास कहते हैं। काली मिर्च, काली मिर्च का मतलब काली है जो मिर्च, विशेषता बता रही है मिर्च जो काली है। नील कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, और तो यानी इस कमल की विशेषता क्या है? नीला है। पीतांबर, पीत है जो अम्बर। ये आपका ये कई समास में आता है, इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं। इसको बाद में बताया जाएगा। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाले यानी चंद्रमा के समान मुख वाले। पीतांबर जो है ये पीतांबर आपका, इस पीतांबर को अभी आप लोग बाद में समझिएगा क्योंकि इसमें जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जो कई समास में आते हैं इसको, इसलिए इसको अभी हम अभी नहीं बताया जाएगा। चलिए, अव्ययभाव समास। जिस समास में पूर्वपद अव्यय हो अव्ययभाव समास कहलाता है। आप लोग देखिए जिस समास में पूर्वपद अव्यय हो वो क्या होता है? अव्ययभाव समास कहलाता है। इसका ट्रिक क्या है? प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द, उपसर्ग को आप लोगों ने पहले पिछली क्लास में पढ़ा होगा। जैसे जिस समास में पूर्वपद अव्यय हो और वो क्या पहला पद अव्यय हो या प्रथम पद अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहलाता है। तो प्रथम पद अव्यय का मतलब होता है कि जिसका मतलब ये होता है कि जो इसका मतलब केवल मतलब इसलिए लगाया जाता है कि वो दूसरे पर आश्रित हो, यानी इसका जो मतलब हो वो दूसरे पर पूर्णतः आश्रित हो। ठीक, इसका क्या है? प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययभाव समास कहलाता है। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययभाव समास कहलाता है। आप लोगों ने पहले इसके पहले आप लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा होगा। तो उपसर्ग और प्रत्यय में जो पहले आता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। तो देखिए इस शब्द में प्रतिदिन, देखिए यहाँ प्रतिदिन दिया हुआ है। तो प्रतिदिन का मतलब क्या होगा? इसमें दो चीजें मिली हुई है, इसमें दो चीजें मिली हुई है। क्या? जैसे यथास्थान, यथास्थान यानी स्थान के अनुसार। यथा क्या है? इसमें उपसर्ग है। अब देखिए जीवन में आग लगा हुआ है, जहाँ उपसर्ग लगा हुआ है अव्ययभाव समास। प्रतिदिन में प्रति जो है उपसर्ग है इसलिए अव्ययभाव समास। यथासंभव में यथा क्या है? ये उपसर्ग है इसलिए अव्ययभाव समास। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द, प्रत्येक उपसर्ग वाला यानी ठीक है इसका कि प्रत्येक उपसर्ग वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। अब आइए देखिए योजक चिन्ह तो इसमें भी है। अब क्या कहते हैं कि इसमें योजक चिन्ह तो इसमें भी है, तो ये भी तो आपका द्वंद्व समास होगा। नहीं, इसमें देखिए इसमें दोनों सेम है।
सेम आते हैं, एक समान आते हैं, तो इसमें क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, और अगर रात रात यही 1% आपका 100% के जो 99 में वो छूटा था, 99 आपका द्वंद्व समास होता है, और 1% इसमें का यही क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है, जो दोनों तरफ क्या हो, एक दूसरे का सेम हो। समझ गए, एक दूसरे का क्या हो, दोनों सेम हो। जैसे रात रात, ठीक है, रात रात दिन दिन, देखिए रात और रात क्या है, सेम है, दिन दिन क्या है, सेम है। तो अगर ऐसे सेम आते हैं तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है, और जहां पर विलोम आते हैं, विपरीत आते हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पे द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका अव्ययीभाव समास प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययीभाव समास कहलाता है। अब आइए बहुवचन समास। बहुवचन समास क्या होता है, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे का अर्थ बोध होता है, वही क्या होता है, बहुवचन समास कहलाता है। देखिए इसमें दो चीजों की बातें की जाती है, दो शब्दों का मेल होता है जो आपस में बातें करते हैं, लेकिन वो नाम किसी तीसरे का हो जाता है। ठीक है, नाम तो बात किसी और की होती है, लेकिन नाम किसका होता है, तीसरे का बोध होता है। इसमें किसका बोध होता है, किसी तीसरे का आराम से बोध हो जाता है, तो बड़े आराम से हम इसको समझेंगे। जैसे आप याद कीजिए दशानन, दशानन में क्या है, 10 धन 8, 10 मुख है जिसके, अर्थात किसके 10 मुख थे, तो रावण के। नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात सिर। और लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, यानी कौन, गणेश जी। ठीक है, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, अर्थात कौन, श्री कृष्ण। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इसमें कहीं भी न रावण का जिक्र हुआ न शिव का जिक्र हुआ। ठीक है, तो अब आइए तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, वो क्या होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, तो सबसे आसान ये है कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि पूर्व पद जो होता है उसका गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। इसी को हम क्या कहते हैं कि तत्पुरुष समास कहलाता है। इस तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध अधिकरण तत्पुरुष। ये आपके 6 होते हैं। पहला होता है कर्म तत्पुरुष, आपादान, ये करण तत्पुरुष, उसके बाद संप्रदान, आपादान और संबंध अधिकरण। इस प्रकार से आपके 6 होते हैं। कर्म का चिन्ह होता है को सब लोग जानते हैं, करण का से, संप्रदान का के लिए, अपादान से, संबंध का का की के होता है, और इसमें अधिकरण में में पर ऊपर होता है, में पर ऊपर। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कर्म तत्पुरुष ठीक है, को का लोप होता है, इसका लोप होता है, जैसे क्या है, मतदाता यानी मत को देने वाला।